तो अब हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की स्थापना का इकोनॉमिक स्केनरियो परिदृश्य। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं फिर भी देख लेते हैं। कहता है कि हरियाणा की स्थापना के बाद से हरियाणा ने हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इंडस्ट्री, बैंकिंग सभी क्षेत्रों के अगर हम डेटा को चेक करें तो हमको लगता है कि हमने बहुत प्रोग्रेस की है। तो इसका हरियाणा की प्रोग्रेस का विदेशी व्यापार पर भी, ठीक है, पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम लगभग ऐसी ऐसी बातें ही स्टडी करने वाले हैं। तो अपनी स्थापना के वर्ष से ही अब तक लेकर हरियाणा की इकोनॉमी ने काफी सारे चेंजेस को देखा है और इसका काफी सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। तो इसको देखने के लिए हमको थोड़ा स्टडी करना होगा। तो पहले हम हरियाणा की स्थापना के बाद क्या हुआ, तो 1971 में पहली बार इसकी जनगणना की गई थी, फिर 2011 में भी की गई है। और इनकी डेटा को देखकर हम कुछ पॉपुलेशन का ट्रेंड भी देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर दिया हुआ है बर्थ डेट, डेथ रेट, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सब दिया हुआ है। तो 71, 81, 91, 2001, 2011 और ये डेटा कहीं ना कहीं अभी आपको अब वाला भी मिल गया होगा। तो ये उसके अकॉर्डिंग ये टेबल हमारे पास दी हुई है, पॉपुलेशन का ट्रेंड हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारे पास है क्या। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या अगर हम बात करें 1971 में, तो जनसंख्या हमारी थी पड़ी लगभग 1,00,36,431। ठीक है, 1 करोड़ लगभग 36,000 के करीब करीब थी। अब ये लगभग 2011 में लगभग दुगनी हो गई है, लगभग 2 करोड़ 53 लाख के करीब करीब कह सकते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या पंचकुला में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कह रहे थे लोग, बट कुछ भी डेटा अगर आपको लगता है कि चेंज हुआ है तो देख लेना। तो हिसार को बोल रहे हैं, हिसार हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, जिसमें लगभग 17 लाख पॉपुलेशन काउंट करके चल रहे थे और लगभग 5 लाख के साथ पंचकुला को सबसे कम पॉपुलेशन वाला एरिया काउंट कर रहे थे। तो अभी भी अगर आपके पास कोई अपडेटेड डेटा है तो आप चेंजेस कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये बुक्स हो सकता है कि 2 साल पहले की पब्लिश हो, इट्स ओके, देख लेना। बट आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमको ये डेटा कनेक्ट करना है, इस तरह का डेटा हम एमसीक्यूज में कवरिंग होने वाले हैं, तो देख लेना। फिर अगर हम बात करें दशकीय वृद्धि दर की, तो यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि दर से बात कर रहे हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो ये वृद्धि दर पहले 32.22% थी। तो अगर हम 2011 की जनसंख्या देखें तो यह वृद्धि कितनी रह गई है, लगभग 20% रह गई है। बर्थ रेट की बात करें तो 1971 में बर्थ रेट कितनी थी, 42.1 थी। और परंतु शिक्षा के प्रसार में लोगों की बढ़ती जागरूकता, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी, हमारी जागरूकता बढ़ी, तो ये 21.8% रह गई। ठीक है, पहले 42.1 थी, अभी 21.8% रहेगी। डेथ रेट की बात करें तो डेथ रेट यहाँ पर कितनी थी, 1971 में 9.9% थी, जबकि ये 2011 में कम होकर रह गई 6.5%। अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करें तो इसको भी प्रति व्यक्ति 1000 पे माना जाता है। तो 1971 में ये शिशु मृत्यु दर कितनी थी, 72 थी, बल्कि अभी 2011 में जो भी पॉपुलेशन काउंटिंग हुई है तो इसके अकॉर्डिंग ये 44 हो गई है। तो जो भी अभी जो डेटा अपडेट है वो लोग अपडेट कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया दिया जा रहा है कि इस तरह के डेटा को आप लोग काउंट अप में ले सकते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1971 के अकॉर्डिंग ये लगभग 227 प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि अभी 2011 के अकॉर्डिंग ये 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी देख लेना। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें काफी टाइप के अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो जेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो 1971 में हमारे पास डेटा अलग दिया हुआ है, 2011 में डेटा हमारे पास अलग दिया हुआ है, दोनों मेल्स और फीमेल्स का। फिर अगर हम रेजिडेंस के अकॉर्डिंग देखें तो रेजिडेंस के अकॉर्डिंग ये भी हमारा डेटा गांव के अकॉर्डिंग, शहर के अकॉर्डिंग अपने पास डेटा बहुत दिया हुआ है, तो 2011 के अकॉर्डिंग। और ये इस तरह का डेटा हमारा 1971 के अकॉर्डिंग भी दिया हुआ है, तो ये भी डेटा आप देख लेना। तो इसमें हमारा शहर में कितने % लोग रहते हैं, गांवों में कितने % लोग रहते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम एज के अकॉर्डिंग देखें तो एज के अकॉर्डिंग इन्होंने जो डेटा को डिवाइड किया हुआ है वो किया हुआ है 0 से 14, 15 से 59 या 60 साल से ज़्यादा,
तो इसे भी 1971 की काउंटिंग के अकॉर्डिंग या अभी 2011 की काउंटिंग के अकॉर्डिंग भी इन्होंने पूरा का पूरा डेटा आपको परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है। सेक्स रेशो की बात करें तो सेक्स रेशो यहाँ पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो ये पहले 1971 में 867 था, जबकि 2011 के अंदर इन्होंने आपको डेटा अलग से दिया होगा। तो जब से हरियाणा की स्थापना हुई है उसके बाद से अगर हम बात करें, अगर हम हेल्थ के टॉपिक को लेकर, तो हेल्थ के मामले में भी हमने काफी सारा इंप्रूवमेंट किया है। तो हेल्थ के मामले में अगर हमने टेबल की बात करें तो कहता है कि एक व्यक्ति को स्वस्थ उस स्थिति में माना जाता है कि जब किसी भी प्रकार की फिजिकल, मेंटली या इमोशनल प्रॉब्लम से दूर हो। तो स्वास्थ्य को एक महत्वपूर्ण आर्थिक घटक के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति से ही उसकी योग्यता, काम करने की क्षमता, प्रोडक्टिविटी, कुशलता प्रभावित होती है। कहता है कि अगर इंसान स्वस्थ है तो वो कोई भी काम कर सकता है। कहता है कि हरियाणा की स्थापना के बाद से स्वास्थ्य की स्थिति को समझने से वर्तमान स्थिति को तुलना करने के लिए हमारे पास कुछ टेबल दी हुई है। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो 1966-67 का, 2012-13 का और 2015-16 का डेटा हमारे पास गिवन है। जैसे अगर हम बात करें नंबर ऑफ हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की, तो पहले ये कितना था 758, 3280, 83 और 33474 नंबर्स ऑफ अवेलेबल इन द हेल्थ सेंटर। पहले बेड कितने अवेलेबल थे? लगभग 4500, 10,000 और लगभग 10,295। तो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंजेस होते रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें तो लोगों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी केवल पहले कितनी थी? 785 हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी इनके ऊपर थी। अब जबकि 2015 के अंदर ये जिम्मेदारी इतने सारे डिस्पेंसरीज के ऊपर आ गई, तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप आगे बढ़ गई है। हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, बेड कहीं ना कहीं इंक्रीज हो चुके हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि हरियाणा के अंदर सरकार ने कुछ स्टेप्स नहीं लिए, काफी सारे स्टेप्स लिए हैं। लोगों को मुफ्त इलाज की फैसिलिटी दी गई है ना। जैसे डिलीवरी के टाइम पर कुछ दिक्कतें आती हैं, एम्बुलेंस की फैसिलिटीज, फ्री एम्बुलेंस की, तो इस टाइप की भी दिए हैं, काफी सारी फैसिलिटीज दिए हैं। फिर अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त टीकाकरण, जैसे कोरोना के टाइम पे भी आपको पता है कि टीका अपना फ्री चला था लगभग बहुत सारी जगहों पे। तो काफी सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने दी हैं हेल्थ के अकॉर्डिंग भी। तो 3,000 30,000 तक के, जैसे अपने को पता है कि अभी जन धन योजना के अकॉर्डिंग या जो भी हमारा जो कार्ड बनता है आजकल, आपको पता होगा कार्ड बनता है, उसके अकॉर्डिंग लगभग 5 लाख रुपए तक की आपको हेल्थ की फैसिलिटी पर ईयर पर मेंबर को अकॉर्डिंग दी जाती है। या आपने देखा होगा जन औषधि की मेडिसिन है, वो मार्केट रेट से बहुत कम रेट पे आती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको एक एसिडिटी की गोली का पत्ता लेना है, जिसको हम DSR बोलते हैं, वही गोली का पत्ता आप अगर नॉर्मल आप कंपनी का परचेज करें तो वही पत्ता आपको 50, 60 या 100 रुपए का मिलेगा। अब जन औषधि स्टोर पे जाओ तो वही मेडिसिन का पत्ता आपको 10-12 रुपए मिल जाएगा। पुदीना की गोली का पत्ता आता है, अगर आप किसी XYZ किसी भी कंपनी का परचेज करो तो लगभग वो 25 से 45 रुपए का पत्ता आपको हो सकता है मार्केट में मिले। अब जन औषधि के अंडर जो भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि आयोग के अकॉर्डिंग जो बस पुदीना की गोली का पत्ता है, वो पत्ता मान लो 15 रुपए का आता है। तो काफी कुछ चेंजेस हमारे साथ आयुष्मान योजना के अकॉर्डिंग देखो तो काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो आयुष्मान योजना के अकॉर्डिंग काफी सारे बेनिफिट्स हमको मिले हैं मेडिसिन की फॉर्म में। तो आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ तो हॉस्पिटल में जाओ, आप कार्ड दिखा दो, आपको बिल्कुल फ्री में इलाज दिया जाता है और वो लोग गवर्नमेंट से अपनी कांटेक्ट कर लेते हैं, पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। तो काफी तक हमारे बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो फिर भी देखो कहीं ना कहीं इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी फिर भी लोग चिल्लाते रहते हैं जी फैसिलिटीज नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ को अच्छा करने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, लिंग अनुपात बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अमाउंट बढ़ाया है, काफी सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं। तो लोगों की अवेयरनेस तो कहीं ना कहीं बढ़ाई है। तो जन औषधि केंद्र वाली जो मेडिसिन है उसको प्रमोट करने के लिए बल्कि ऐड तक आती है टीवी के ऊपर, ताकि लोगों को थोड़ा पता रहे कि गवर्नमेंट काम कर रही है। क्योंकि जनरली लोगों को पता नहीं है कि किसी अगर हम जनरली किसी मेडिसिन को लेने के लिए जाए तो वो मेडिसिन हमको 100 रुपए की मिल रही है, और वही मेडिसिन अगर गवर्नमेंट के रेट के अकॉर्डिंग कहीं से परचेज करने के लिए जाए तो वही मेडिसिन हमको 10-15 रुपए के अंदर मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी हमारे अंदर है और हम लोग फिर भी कंप्लेन करते रहते हैं कि वहाँ फैसिलिटी ऐसी क्यों नहीं है, वैसी नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर आप जाएं ट्रीटमेंट लेने के लिए तो पहले के मुकाबले में बहुत कुछ चेंजेस हो चुके हैं। अब कोई भी बंदा एक भी कंप्लेन कर दे तो बहुत जल्दी एक्शन भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस भी हमको रखनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप कोई भी आजकल के टाइम में चक्कर लगाओ, कभी देखो तो क्राउड बहुत ज्यादा होता है। क्यों? कहीं ना कहीं फैसिलिटी बढ़ चुकी है। अब सिविल हॉस्पिटल में जाओ, सिविल हॉस्पिटल में पर्ची की फीस कितनी है? 5 रुपए की, वो भी आपकी पूरा साल चलती है। उस 5 रुपए की पर्ची के ऊपर आप पूरा साल उसके ऊपर मेडिसिन ले सकते हो, डॉक्टर की चेक है, एक्सरे है, कुछ भी कराना है। तो देखो फैसिलिटी तो बहुत सारी कहीं ना कहीं बढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो
काफी सारी चेंजेस हैं जो हरियाणा के अंदर लाए गए हैं, पूरे ऑल इंडिया में भी चल रहे हैं। तो जैसे से हमने हेल्थ की बात की, वैसे अब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन के अंदर हम बात करें तो न्यूट्रिशन को भी इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे प्लान बनाए हुए हैं। जैसे बच्चों को खाना अच्छा नहीं मिलता है या बच्चे खाना खा के नहीं आते हैं, जैसे आपने देखा कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चों के लिए खाना वहीं पर तैयार किया जाता है, और हर डे की डाइट भी फिक्स है, इस दिन ये देना है, इस दिन ये देना है, इतना क्वांटिटी इतना होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं रेशो खाना खाने का बनाने का दिया हुआ है। तो न्यूट्रिशन के मामले भी काफी सारे चेंजेस हरियाणा के अंदर आए हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं फायदा है। तो कहता है कि मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए उसका खान पान अच्छा होना ज्यादा अच्छा है, और खान पान को पोषण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो समय समय पर लोगों की खान पान की आदतों में खराबी, रासायनिक खाद्यों के अधिक प्रयोग, मिलावट के प्रयोग, ये सब चीजें भी ज्यादा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूट्रिशन की जरूरत को देखा गया है। तो कहता है कि हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं, लोगों के स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के अभाव में लोगों में पोषण की कमी है। खान पान की गलत आदतों के कारण प्रति व्यक्ति पोषण तत्वों को आवश्यक मात्रा में प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि आजकल ना कहीं ना प्रॉब्लम हमारे साथ हमारी वजह से ही आ रही है। क्योंकि आजकल ना क्राउड दो ही जगह पे है, दो ही जगह पे क्राउड है। पहला क्राउड तो हॉस्पिटल में मिलेगा, दूसरी जगह पे क्राउड मिलेगा आपको जंक फूड के ऊपर, जहां पे बिल्कुल आप लोग मतलब वो अड़ंगा बॉडी में डाल रहे हो जो आपको पता भी नहीं है। मतलब घर के अंदर का जो कबाड़ है ना, वो तो हम सब लोगों को बाहर फेंकना आता है, पर जो कबाड़ हम बाहर से खरीद खरीद के खा रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा नुकसान का कारण है। एक तरफ से कबाड़ खाया, उसी कबाड़ को निकालने के लिए फिर हॉस्पिटल गए, वहां से ठीक होने के लिए गए, वहां पर बीमार होके पड़े रहते हैं, तो वहां सोचते हैं कि आज की बात नहीं खाऊंगा, पर जैसे ही वहां से ठीक होके निकले 5-6 दिन के बाद फिर से मन ललचाता है, वहां से स्मेल आ रही है, बर्गर खाओ, चाउमीन खाओ। तो क्राउड आजकल दो ही जगह पे चल रहा है, या तो जंक फूड पे चल रहा है या हॉस्पिटल में चल रहा है। आप ध्यान से नोटिस कर लेना, हमारी यात्रा वहां से वहां तक की रह रही है। अब खाना प्रॉपर हम घर का खाते नहीं है, खाना प्रॉपर घर का खाते नहीं है, तो हमको लगता है कि विटामिन की कमी है, कैल्शियम कमी है, क्योंकि हमको तो लगता है कि कैल्शियम और विटामिन बर्गर चाउमीन में रखे रह गए हैं, पिज्जा के अंदर कैल्शियम रखा हुआ है ना हमारा आजकल। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी तो हमारी खुद की वजह से आ रही है। किसी बड़ी सिटी पे रहने के लिए चले जाओ तो आपको 5 किलो का आटा, मतलब 3 लोग घर में रहते हैं, 5 किलो का आटा पूरा महीना में खत्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सुबह से लेकर तक हम बाहर के खाने खा रहे हैं। सुबह उठे तो छोले भटूरे खा रहे हैं, दिन में भूख लगी तो बर्गर खा लिया, बाहर किसी से चावल खा लिए, रात को निकले तो कहीं पर होटल में खा लिया। तो 5 किलो का आटा पूरा महीना में आपका खत्म नहीं हो रहा। फिर हमको लगता है कि न्यूट्रिशन की कमी क्यों है, मेरे में कैल्शियम कमी क्यों है, धूप में बैठने का टाइम हमको नहीं है, सुबह उठते हैं लेट उठते हैं, क्यों? रात को 12-1 बजे तक तो मोबाइल पे होते हैं। अब सुबह 6 बजे नींद कहाँ खुलेगी? जिस वक्त हमको सुबह सुबह सूरज की किरणें, फ्रेश वाली उगती हुई किरणें लेनी चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं, वो भी लेने का टाइम नहीं है। फिर डॉक्टर बोलेगा कि विटामिन डी की गोलियां ले लें। विटामिन डी की गोलियां लेने की जरूरत क्यों है? क्योंकि विटामिन डी हमने डायरेक्ट नहीं लिया, डायरेक्ट सनलाइट हम ले नहीं रहे बॉडी के अंदर। सारा दिन पड़े हैं तो एसी के अंदर पड़े, बाहर निकलने की आदतें हमारी कम हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी हमारी एडजस्ट कर नहीं पा रही, तो हमको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो न्यूट्रिशन के मामले में काफी कुछ चेंजेस हुए हैं, पर मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन के मामले में हर इंसान को खुद अवेयर रहना चाहिए। तो काफी सारी चीजें हैं। लेडीज को कैल्शियम की कमी है, कमी तो आएगी भाई, कमी तो आएगी। पहले तो कुछ टाइम से कुछ खाया नहीं है, खून की कमी भी आएगी। महिलाओं में खून की कमी और कैल्शियम की कमी की बात कर रहे हैं, क्यों आएगी? पहले तो जो प्रॉपर खाना चाहिए वो खाया नहीं है। इवन अब तो भी अभी भी ट्रेंड क्या चल रहा है, प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी लोग जंक फूड खा रहे हैं। बच्चे की तरफ ध्यान नहीं है, खुद के ऊपर ध्यान ज्यादा है। तो बाद में पता चलता है कि बच्चा भी फिर नाश्ता नाश्ता पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है फिर क्या चाहिए उसको? बर्गर चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चाउमीन चाहिए, बर्गर चाहिए। फिर हमको लगता है कि बच्चा ऐसा क्यों मांग रहा है? क्योंकि बच्चे का विकास तो आपने बच्चे के पेट में ही कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं बच्चे की डेवलपमेंट बच्चे की माँ के पेट में हो चुकी होती है, तो बच्चा भी वैसा पैदा होता है। और अल्टीमेटली फिर पेरेंट्स को दिक्कत बाद में आती है। लेडीज को फिर पता चलता है कि जब डिलीवरी हो रही है तो करवाओ, क्या करवाओ? सिजेरियन से करवाओ। क्यों? क्योंकि सिजेरियन से करवाने का फंडा क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले तो अपने बॉडी का ध्यान दिया नहीं। तो आजकल मोस्ट प्रोबेबली केसेस देखना कहीं ना कहीं जो बच्चे की डिलीवरी हो रही है बड़े ऑपरेशन से हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले तुम ध्यान दे नहीं रही। योगा करो, प्राणायाम करो, अच्छा खाओ पियो, जो भी है तंदुरुस्त रहो, उससे देखो फिर देखो डिलीवरी नॉर्मल होती क्यों नहीं होती है। आज हॉस्पिटल भी चमक रहे हैं और आप लोग भी चमक रहे हो। तो कहीं ना कहीं खून की कमी, कैल्शियम कमी क्यों, न्यूट्रिशन की कमी क्यों? इसका कारण कहीं ना कहीं हम हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए आ रही क्योंकि कहीं कहीं हम सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने भी काफी सारी चला दी भाई, लोग तो मानते नहीं, लोग तो मानते नहीं, चलो हम ही चला देते हैं। तो यहाँ पर क्या गवर्नमेंट ने चला दी कुछ प्लानिंग, किशोर शक्ति योजना, किशोर कन्याओं के सशक्तिकरण, तो राजीव गांधी योजना, पूर्ण पोषक कार्यक्रम,
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, तो काफी सारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर फैसिलिटी स्टार्ट कर दी। आंगनवाड़ी कर्मचारी, आशा कर्मचारी, तो काफी सारी फैसिलिटी चला दी। जाओ भाई गली गली के अंदर लोगों को गोलियां बांट कराओ, कैल्शियम की गोलियां बांट कराओ, आयरन की गोलियां बांट कराओ। अरे पहले कौन सी गली गली में आयरन कैल्शियम गोली बांटा करती थी? ये जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमको टाइम ही नहीं है खुद के लिए। हम लोग सब पैसा कमाने में या घर के कामों में इतना व्यस्त हो गए, कहीं ना कहीं हमको मतलब खुद की बॉडी के ऊपर ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है। सबको टाइम दे रहे हैं, हम सबको, हम दुनिया में देखोगे ना सबको टाइम दे रहे हैं। घर की दीवारों को, टीवी को, मोबाइल को, पेरेंट्स को, बच्चे को, सबको टाइम दे रहे हैं। पर कभी अपने आप से पूछ के देखना खुद को कितना टाइम दे रहे हैं। खुद की हेल्थ के लिए, खुद के माइंड के लिए, खुद के विचारों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो खुद को टाइम देना मुझे लगता है कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि अगर हम माइंड से स्टेबल नहीं है, माइंड से अगर हम स्टेबल नहीं है, बॉडी से हम हेल्दी नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमको सब कुछ बेकार लगता है। तो कहीं ना कहीं दिन में थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है कि खुद के लिए भी निकाल लेना चाहिए। तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं आती, ये टॉपिक भी आने बंद हो जाएंगे सब्जेक्ट के अंदर, और आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व, पेपर में टॉपिक नहीं आएगा न्यूट्रिशन को लेकर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं। आगे जो टॉपिक अब हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है सेक्स रेशो का। हरियाणा और इंडिया की बात करें तो 1971 का डेटा दिया है, 81, 91, 2001, 2011। तो इंडिया का डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, और पूरे हरियाणा का डेटा भी दिया हुआ है। फिर हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट का डेटा भी दिया हुआ है। हालांकि ये डेटा आज के अकॉर्डिंग कुछ अपडेट हो चुका होगा, तो आप देख लेना। यहां पर तो पूरा का पूरा टोटल डेटा दिया हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट का यहां पर टोटल डेटा भी दिया हुआ है। टोटल डेटा ग्रामों के अंदर और शहरों के अंदर, तो ये डेटा हमारे पास दिया हुआ है। सोनीपत का गुरुग्राम, पानीपत, झज्जर, रोहतक, पंचकुला, जींद, हिसार, फरीदाबाद, यमुनानगर, पलवल, कैथल, अंबाला, भिवानी, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, सिरसा, रेवाड़ी, फतेहाबाद, नूह। तो ये देख लेना पूरा का पूरा रेशो हमारे पास दिया हुआ है। सबसे ज्यादा रेशो जो था वो नूह का था, नूह जिले का हाईएस्ट था टोटल के अंदर में भी, और गांवों के अकॉर्डिंग भी, शहरों के अकॉर्डिंग भी। तो 906, 907, 903 ये दिया हुआ है, तो देख लेना। तो ये सेक्स रेशो अब गिर क्यों रहा है? गिरने के भी काफी सारे कारण हो सकते हैं। रीजन फॉर द लो सेक्स रेशो,